ऑल राइट गाइस, क्या हाल है? वो एक्चुअली टीम में थोड़ी बातें हो रही थी इसलिए हंसी आ रही मेरे को। एनीवेज, द मोस्ट अवेटेड आईफोन 17 रिव्यू एकदम टेक्नोरो स्टाइल में आ चुका है। बहुत सारी डिटेल में आपको चीजें बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। उस वजह से आप जरूर कमेंट करके बताएंगे अरे ये तो मुझे पता नहीं था, आपने बता दिया। इसीलिए तो हमारी जो टेस्टिंग होती है वो एकदम डीप में होती है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ तो इस बार एप्पल ने 7 बिग अपग्रेड्स किया है अगर आईफोन 16 से कंपेयर करते हैं। आपको स्क्रीन साइज 6.1 से 6.3 हो गई है। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों को पसंद आएगा, लेकिन एनीवे 6.1 से 6.3 इंच हो गई है। सेरामिक शील्ड को इंप्रूव करके सेरामिक शील्ड 2 कर दिया है डिस्प्ले पर। 2000 निट्स था आईफोन 16 सीरीज में, इस बार उन्होंने 3000 निट्स किया। इनफैक्ट बेस में भी आईफोन 17 में भी 3000 निट्स की। और साइड बाय साइड हमने प्रो मैक्स से भी कंपेयर किया। डेफिनेटली आउटडोर में आप देखेंगे कि क्लैरिटी में डिस्प्ले में 17 आपको बेटर मिलता है। LTPO वही रिटेन किया है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आ गया है, इस बार बेस में भी आया है। और हमने आईफोन 16 प्रो मैक्स से भी टेस्ट किया। हावेवर मेजर डिफरेंस नहीं था, बट थोड़ा डिफरेंस था जो यहाँ पर नोटिसेबल है। और साथ ही साथ बेजल्स आईफोन 16 से मुकाबले 17 एकदम कम हो चुका है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अभी बेस में भी आ गया है आईफोन 17 में, जो पहले 16 में नहीं था, तो ये एक एडेड फीचर है। और सबसे बड़ी चीज 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। जी हाँ, मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ, ये एंड्रॉइड यूजर को फर्क नहीं पड़ता है, iOS यूजर को पड़ता है। जो एप्पल फैन है उनको पड़ता है। एनीवेज, द मोस्ट अवेटेड फीचर है, बट इसमें एक फ्लॉ है। देखिए, जनरली जब यूज करने पर ना आप एकदम फास्ट स्वाइप करते हैं ना, तो ये 80 हर्ट्ज पर रहता है, 120 पर नहीं रहता। ये प्रीवियस 16 सीरीज में भी हुआ था, कुछ मॉडल्स में एप्पल ने फिक्स किया था, लेकिन अभी भी हमने जब 16 प्रो मैक्स में किया तो उसमें भी था। तो ये एक प्रॉब्लम है, जब ज्यादा फास्ट आप स्वाइप्स करते हैं तो ये 80 हर्ट्ज पर चला जाता है। तो ये नोटिसेबल नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ जो एप्पल ने यहाँ पर किया है। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे iOS 26। देखिए, इसको मैं बगी 26 बोलेगा। इतने सारे बग्स आए भाई जिसकी कोई हद नहीं। हमें फिलहाल के लिए 2 दिखाई दिए थे, बट ऑल थैंक्स टू माय टीम मेंबर जो कैप्चर ही नहीं कर पाए। एक तो ये था कि जब फोन लॉक में स्क्रीन में डालने के बाद स्वाइप करते हैं, होम स्क्रीन ही गायब हो जाती है, दिखता ही नहीं, फिर थोड़ी देर बाद आती है। फिर उसके बाद हमने रिसर्च किया तो पता चला, आप खुद देखिए, किसी के ऐप गायब हो गए, किसी का फोन लैग हो रहा है, किसी का हैंग हो रहा है। भाई iOS 26 प्रॉब्लम क्या है? लिक्विड ग्लास। आईफोन 16 सीरीज में जितने लोगों ने भी अपडेट किया है ना लिक्विड ग्लास पर, सबके फोन में हैंग लैग के इश्यूज आ रहे हैं। इसका एक ही उपाय है, एक्सेसिबिलिटी में जाइए, डिस्प्ले एंड टेक्स्ट में जाइए, रेड्यूस ट्रांसपेरेंसी को टर्न ऑन कर लीजिए। इस वजह से क्या होगा कि आपके फोन में ये लिक्विड ग्लास चलेगा नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा, आपकी बैटरी लाइफ भी सेव होगी और हैंग लैग भी नहीं होगा। ये देखो, ये हमें खुद जुगाड़ करना पड़ रहा है जब जाके फोन स्मूथ चले। और वो भी एप्पल, इतनी बड़ी कंपनी इतनी बातें करती है, फिर भी देखो कितने इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। एनीवेज, एप्पल इंटेलिजेंस को उठा लेते हैं, मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। एक तो अगर आप कोई भी चीज निकाल रहे हैं AI से, तो भाई एप्पल वाला एकदम से हग, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, देता है। तो सैमसंग उस मामले में बहुत बढ़िया है। इनका सर्कल टू सर्च कैसे आपको पता है? स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही नीचे बटन टैप करेंगे तो वो स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन देगा। 10,000 के एंड्रॉइड के फोन में सर्कल टू सर्च आपको पता है, सिर्फ जिधर जिधर चाहिए, जितने पार्ट का चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। बट एप्पल इज एप्पल लोगों को पसंद आता है। और अच्छी बात यह है iOS 26 में अभी क्या है, चार्ज पे लगाओ तो आपको पता चलता है कि अभी कितने टाइम में आपका फोन चार्ज होगा। एंड्रॉइड वाले बरसों से ये कर रहे हैं। और एक और चीज, एप्पल ऐप स्टोर के अंदर ना आपको परमिशन पूछेगा, एड्स दिखाना है कि नहीं दिखाना है। हाँ, एप्पल वाले भी पूछता है, तो आपको टर्न ऑफ करना है, क्योंकि ये ऐप स्टोर के अंदर फिर आपको अननेसेसरी सजेशंस देगा, जो आपको समझना है। बैटरी के लिए दोस्तों आपको इस बार बैटरी कैपेसिटी जो है वो बढ़ा कर दी है। 16 से कंपेयर करें तो इस बार 3692 mAh की है, 16 में था 3500। इनफैक्ट 16 प्रो से भी कंपेयर करें तो इसकी बैटरी कैपेसिटी आपको ज्यादा मिलती है। और चार्जिंग मैक्स 40 वॉट यहाँ पर एप्पल ने यहाँ पर खुद कंफर्म किया, उनकी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है। और 25 वॉट का QI वायरलेस। हमने 65 वॉट के PD चार्जर से इसको चार्ज किया। वैसे एप्पल ने 20 मिनट में 50% क्लेम किया था, लेकिन हमारे वाले में 30 मिनट में 50% चार्ज हुआ और 1 घंटा 52 मिनट इतना टाइम लग गया उसको फुल चार्ज होने के लिए। मतलब आधा घंटा शुरू में 50% चार्ज हुआ, बाकी सवा घंटा लग गया उसको पूरा 50% कंप्लीट करने में। इसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरमेंट में कहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। और साथ ही साथ ट्रिकल चार्जिंग जैसी भी कोई चीज होती है ना भाई, तो आप में शायद जल्दी चार्ज हो जाए, मेरे में इतना टाइम में चार्ज हुआ, बट इतना कुछ सीन यहाँ पर है। बैटरी ड्रेन की बात करें तो भाई पूरा मल्टीमीडिया हमने ड्रेन किया है इसमें अंदर। 4K वीडियो यहाँ पर HDR पर प्ले करके फुल ब्राइटनेस पर 120 हर्ट्ज पर छोड़ दिया। और यहाँ पर सरप्राइजिंगली दोस्तों 8.5 घंटा किया और ये सिर्फ 39% ड्रॉप हुआ, 61% रिमेनिंग था। मैंने बहुत कम ऐसे फोन्स देखे इतना अच्छा बैकअप दिया है। मतलब पूरा दिन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इसमें आप कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। फिर हैवी यूज किया, इसमें बहुत बार गेम्स खेले, हमने 4K वीडियो रिकॉर्डिंग किया, क्या क्या नहीं किया, बिना फोन को स्लीप में डाले। इसमें दोस्तों लगभग हमने 9 घंटे के आसपास टेस्ट किया और ये 1% रिमेनिंग था। यानी मतलब ऑन एवरेज 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम था हैवी यूज करने के बाद। इससे साफ पता चलता है कि ये फोन में अगर आप मिक्स्ड और नॉर्मल यूज करते हैं, 1 दिन का बैकअप आपको आराम से मिलेगा।
परफॉर्मेंस के लिए एप्पल की A19 चिप यहाँ पर लगी हुई है, 3nm पर है। A18 से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको 20% का अपग्रेड मिलता है ओवरऑल, जिसमें आपको LPDDR5X और NVMe स्टोरेज है जो एप्पल यूज करता है। ये सेम है जो आईफोन 16 में था, और रैम भी आपको 8 GB तक ही मिल रहा है। जो प्रो वर्जन है ना आईफोन 17 के, उनमें 12 GB का है। यहाँ तक कि आईफोन एयर में भी 12 GB है। जो बेस आईफोन 17 है इसमें आपको 8 GB का ही रैम मिल रहा है। बाकी उसके अलावा स्टोरेज स्पीड यहाँ पर अच्छी है। इनफैक्ट हमने 16 से भी कंपेयर किया तो आप देख सकते हैं स्कोर थोड़े ज़्यादा है, और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। इसके अंदर जो रैम मैनेजमेंट है वो काफ़ी कमाल का है, तो एज ऑलवेज उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और साथ ही साथ एंटूटू स्कोर्स भी बहुत अच्छे, 2 मिलियन से ज़्यादा है। मतलब अगर आईफोन 16 से कंपेयर हमने किया A18 में तो उसमें 1.6 मिलियन के आसपास था। इनफैक्ट A18 प्रो से भी ससुर ने स्कोर ज़्यादा निकाल कर लाया है, आप खुद देख सकते हैं। अच्छी बात ये थी कि एंटूटू के वक्त ज़्यादा हीट नहीं हुआ, अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस था। हमने यहाँ पर गीक बेंच किया, सिंगल कोर मल्टी कोर के स्कोर्स आप देख सकते हैं CPU के, ये आईफोन 16 वाले A18 से अच्छे निकल कर आए थे। इनफैक्ट 16 प्रो मैक्स से भी जब हमने कंपेयर किया 18 प्रो से, तो उससे भी स्कोर्स यहाँ पर सिंगल और मल्टी कोर के ज़्यादा निकल कर आए थे सरप्राइजिंगली। और GPU भी देखेंगे तो ये 37,000 तक चला गया था। आईफोन 16 के A18 और 16 प्रो मैक्स के A18 प्रो को भी इसने पीछे छोड़ दिया था। ऑन पेपर्स तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है A19। 3D मार्क हमने किया, 83% स्टेबिलिटी था ये 16, और 16 प्रो मैक्स से भी स्टेबिलिटी ज़्यादा निकल कर आई थी। बट इसमें यहाँ पर मैक्स 48 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ। ये कोई नई बात नहीं है, मीडियाटेक और कॉलकॉम के भी जो फ्लैगशिप चिपसेट्स है वो भी हीट करते हैं। तो ये जितना स्ट्रेस डालोगे उतना तो होता ही, ये कॉमन है और नेचुरल है। और साथ में अगर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जब हमने किया था तो उस वक्त के भी हीट की अगर बात करें तो वो 47 तक चला गया था। बेसिकली सारे आईफोन्स में एक इश्यूज रहता है कि आप कैमरे में अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेते हैं और 4K वोर के यूज़ करेंगे तो वो हीट होते हैं, और इसमें भी कुछ वैसे ही था। बाकी दोस्तों गेमिंग के लिए हमने Assassin's Creed और Resident Evil 4 दो बड़े AAA गेम्स खेले हैं। अच्छा लगा मुझे, गेम प्ले स्मूथ था, 30 FPS पे कैप था, ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स नहीं देखा हमने, मुझे अच्छा लगा। और ओवरऑल गेम खेलने के वक्त भी 45 से 46 डिग्री सेल्सियस ही हीट था। बात यह है ना, ये AAA गेम्स है, ये PS5 और PC वाले गेम्स है, तो हीट तो होगा ही। साथ ही साथ जो वुदरिंग वेव्स है इसको भी हमने टेस्ट किया, और ये भी 60 FPS पर था, और इसमें भी कॉन्स्टेंट फ्रेम ड्रॉप्स नहीं थे। तो जितना भी हमने इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस किया, एक चीज़ तो मैं साफ कर सकता हूँ, बहुत अच्छा था। बाकी USB पोर्ट ना काफ़ी बुरी चीज़ है, अभी भी 2 वाला ही यूज़ किया जो आईफोन 16 में दिया था हमने। यहाँ पर जब इसमें SSD से कुछ 8 से 10 GB की फाइल ट्रांसफर करके देखा तो भाई 16 प्रो मैक्स में जब हमने टेस्ट किया तो वो लगभग 49 सेकंड्स में ही हो गया था, क्योंकि उसमें USB 3.2 वाला है। इसमें आप देख सकते हैं 4 मिनट लग गया। तो ये USB 2 का सबसे बड़ा डाउन साइड है, आज आपको पता चल गया होगा। देखिए नेटवर्क के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछले बार आईफोन 16 सीरीज़ में सब में एप्पल ने अपने 5G के लिए X71 क्वालकॉम वाला मॉडेम यूज़ किया था। इस बार भी उन्होंने पार्टनरशिप को बरकरार रखा और X80 मॉडेम का इस्तेमाल किया। हावेवर ये भी थोड़ा आउटडेटेड हो गया क्योंकि X85 आ गया अभी। एनीवेज X80 में यहाँ पर क्या है, क्या आपको बता दूँ, जो US वाले आईफोन से जितने भी 17 सीरीज़ में सब में MM वेव का इस्तेमाल किया है 5G के लिए। उसके बाहर जितने भी आईफोन्स उन्होंने भेजे हैं वो सब के अंदर सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वाले 5G का इस्तेमाल किया। इंडिया में भी वही है, और यही सेम चीज़ उन्होंने 16 सीरीज़ के साथ भी किया था। अब आप सोच रहे हैं यार MM वेव तो फिर इंडिया में नहीं होगा इसलिए नहीं किया, ऐसा नहीं है। जियो और एयरटेल ने MM वेव अवेलेबल किया है इंडिया में, तो एप्पल वैसे कर सकता था, बट एनीवेज वैसा कुछ नहीं है। उसके अलावा हमने थोड़ा स्पीड टेस्ट किया अलग अलग तरीके से। एक तो बुरे नेटवर्क पे हम गए और वहाँ पर हमने आईफोन 17 में देखा नेटवर्क स्पीड टेस्ट करके, तो अराउंड सिर्फ 30 MBPS आ रहा था। हमने सोचा प्रीवियस जनरेशन वाला 16 सीरीज उठाते और उसमें टेस्ट करके देखते कि X71 से कितना इंप्रूव्ड हुआ है। उल्टा उसमें ज़्यादा आ रहा था 33। सेम सिम कार्ड सेम लोकेशन, आई डोंट नो व्हाई। फिर हमने क्या किया, अच्छे लोकेशन में गए जहाँ पर नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। तो वहाँ पर आईफोन 16 प्रो मैक्स में 370 MBPS की स्पीड आ रही थी, आईफोन 17 290, यहाँ पर भी मार्क आ गया। तो ऐसे जो बातें हो रही है कि ये कुछ अपग्रेड हुआ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, ये डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, यूज़र टू यूज़र। कुछ लोगों को दिखेगा, कुछ लोगों को नहीं दिखेगा, बट जो क्लैरिटी है वो यहाँ पर मैंने कर दिया। बाकी वाईफाई 7 है। बेसिकली इस बार उन्होंने न्यू N1 चिप यूज़ की है। प्रीवियस भी वाईफाई 7 ही था, बट यहाँ पर थोड़ा न्यू सीरीज वाला चिप यूज़ किया है। ब्लूटूथ वर्जन को बढ़ा दिया है, 5.3 से 6 कर दिया है, NFC दिया है, और मीमो और ये सारी चीज़ें वगैरह आपको भर के दे दिया है। और हाँ, 5G के लिए आपको 23 5G बैंड्स मिलते हैं, ये अच्छी चीज़ है। कैमरे की बात करेंगे, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर। हालांकि प्रीवियस जनरेशन आईफोन 16 जैसा ही ये सेम फ्यूजन सेंसर OIS 4K 60 FPS। अपग्रेड जो है वो सेकेंडरी सेंसर में हुआ है, पहले 12 मेगापिक्सल था, अभी 48 मेगापिक्सल कर दिए, ठीक है। बाकी उसके अलावा आपको सेल्फी में 18 मेगापिक्सल है सेंटर स्टेज, ये कुछ नया है। और बेसिकली एंड्रॉयड वाले बस वेट कर रहे हैं, अभी हम लोग भी लॉन्च करने वाले हैं। और इन्फिनिक्स टेक्नो तो भाई ऐसे खड़े हैं
तो ये एक चीज़ होने वाली है एनीवेज। तो और उसमें साथ में एक चीज़ और अच्छी हुई है कि जो स्टेबलाइजेशन है सेल्फी में वो पहले से बहुत इंप्रूव्ड हो गया है। देखिए सेंटर स्टेज के बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो ये कैसे काम करता है। सेल्फी में आपने स्विच किया, बाजू में एक बटन उसको दबा दिया, फोन को आपको ऐसे ही रखना है, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं और वो लैंडस्केप में हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। मतलब नॉर्मल सेल्फी में अगर आप लेते हैं और वाइड एंगल भी टैप करते हैं तो 3 लोग आ जाते हैं। इसके अंदर सेंटर स्टेज पे टैप करेंगे तो उसमें और 2 लोग आ सकते हैं, मतलब 5 लोग आ सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और उसके साथ साथ अगर वीडियो स्टेबलाइजेशन भी देखेंगे सेल्फी की, वेरी इंप्रूव्ड, वेरी गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उसके अलावा फोटो में 10 टाइम्स जूम है, जो मुझे ठीक नहीं लगा। एप्पल को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, टेलीफोटोस मतलब इसमें है ही नहीं, और नॉर्मल डिजिटली भी जो दिया है वो इतना बकवास है। प्लस वीडियो में 6 टाइम्स जूम, ये भी मुझे ठीक लगा। उसके अलावा ऑटो फोकसिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और स्लो मोशन भी एप्पल ने सिर्फ 240 FPS दिया। भाई 2025 में क्या कर रहा है। और हाँ, सिनेमेटिक वीडियो आपको मिल रहा है, रियर सेल्फी दोनों में बढ़िया प्रीमियम वीडियो शूट कर सकते हैं। बट हाँ, सेंटर स्टेज में आप सोचेंगे कि मैं सिनेमेटिक का मजा लूं तो वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों पिक्चर क्वालिटी की बात करेंगे तो अच्छे हैं, यहाँ पर फोटोज वगैरह पंची है, कलर्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है। मैं आपको फटाफट से दिखा रहा हूँ, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं लगा, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। कलर्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे, ज्यादा ओवर नहीं किया है। इनफैक्ट अगर सेल्फी भी देखेंगे तो सेल्फी भी बहुत अच्छी है, स्किन टोन को भी मेंटेन किया। प्लस वीडियो देखते हैं रियर में बहुत अच्छे, दिन में काफी स्टेबल है। और एप्पल के वीडियोस में कोई बात नहीं है बोलने की, सबको पता है कितनी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आती है। और अगर नाइट की बात करेंगे तो नाइट के फोटोज मुझे बहुत अच्छे लगे थे तब तक जब तक घोस्टिंग नहीं थी। कुछ फोटोज में फिर घोस्टिंग आ गए ना, शर्ट के ऊपर आप देखेंगे खुला खुला दिख रहा है, डॉट्स आ गए, ये बुरा लगा। और स्काई पे तो इतने सारी घोस्टिंग थी, कैसा लगा इंडिया में एलियन आ गए, स्पेसशिप आ गया, मजाक नहीं कर रहा, आप खुद देख सकते हैं। और हाँ, फ्लैर्स को अच्छे से कंट्रोल किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के ओवरऑल फोटोज अच्छे और नाइट के वीडियोस बहुत अच्छे। रियर में 60 FPS पे आप देखेंगे काफी स्मूथ और क्लीन और बढ़िया है। और सेल्फी में एक चीज है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा नाइट में 60 FPS पे लेना। 30 FPS पे लेंगे थोड़ा जर्किंग वर्किंग होता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी आप देख सकते हैं। फिर भी मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डिजाइन की बात करेंगे तो भाई देखिए कोई चेंजेस नहीं है, सेम डिजाइन मिल रही है। हाँ, आपको बाकी कलर्स अलग अलग दे दिया है। एल्यूमिनियम फ्रेम से ग्लास बैक वो सब कुछ रिटेन किया है। IP68 आपको मिलता है। डुअल स्पीकर से, स्पीकर की क्वालिटी में आपको सुना देता है। देखो एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन कितना अच्छा है, मैंने कब से खोल के रखा था, अभी तक यूट्यूब वहीं पे वहीं है। यही तो बात है एप्पल की भाई, ये प्रीमियम स्पीकर है, कुछ मामूली नहीं है। और इसके हैप्टिक्स भी अच्छे हैं, तो उसमें ऐसा कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कैमरा बटन भी है, इसमें पता नहीं क्या इश्यूज है, हम जब जूम कर रहे हैं तो जूम ही नहीं हो रहा है। बाकी एक्शन बटन दिया है, एक्शन बटन यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर स्मॉल प्यारा प्यारा ये आपको ऐसे ही मिलेगा। अब देखिए जो भी था इसके बारे में आपको क्लियरली बता दिया, अच्छा बुरा। प्राइस की बात करेंगे तो देखिए 256 से स्टार्ट किया एप्पल ने, ये सबसे बड़ा अच्छा काम किया एप्पल ने। 82,900 मतलब 83,000 की रेंज में। आप सोच रहे आईफोन 16 प्रो ले लूँ भाग भाग के, तो भाई उसमें तो 128 GB है ना, और उस पर ही ऑफर चल रहा है। 256 जब हमने चेक किया तो 90,000 के ऊपर गया, तो इतना पैसा क्यों डालना जब 17 ही आपको अच्छी प्राइस पर उसमें मिल जा रहा है। तो आई थिंक दिस मेक्स मोर सेंस टू मी। अगर इसी प्राइस में आपको सेम प्राइस के आसपास अगर 16 प्रो मिलता है देन यू कैन स्विच टू 16 प्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साफ कर देता हूं मैं। बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दूं, शायद कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, कुछ लोगों को पसंद ना है, बट मेरे हिसाब से 2026 में दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन। बहुत सारे लोगों को ये अट्रैक्ट करेगा, खास करके एंड्रॉइड यूजर्स डेफिनेटली इस पर स्विच करेंगे 2026 में, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरा फुल एंड फाइनल रिव्यू था, जो अच्छा था बुरा था क्लियर आउट कर दिया। ऐसे रिव्यूज आपको मिलते रहेंगे। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।